नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट और सीबीआई लगातार केजरीवाल को जेल में रखने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश के बीच में कुछ नए विश्लेषण सामने आ रहे हैं जो कहते हैं कि ये सौदा सिर्फ सीबीआई को नहीं बल्कि मोदी और शाह को भी महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार इसको लेकर एक नई मुसीबत में पड़ सकती है। दरअसल ईडी की जो एफआईआर थी उसमें काले को सफ़ेद करने की बात थी और पैसे की मनी ट्रेल वहाँ पर भी डिटेक्ट नहीं हुई थी। एक वादा माफ़ गवाह था जो पहले खुद आरोपी होता था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन ये जो मामला है, इस मामले की तफसील को जब आप समझेंगे तो आपको समझने में ये समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। ये सीबीआई जो कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें एक एक करके लपेटे में भारतीय जनता पार्टी के लोग आते जाएं, केंद्रीय मंत्री आती जाएं और मोदी जी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएं। तो मामला ये है कि जो सीबीआई का लॉजिक है वो ये कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सारे नीति नियंता थे शराब वाले मामले में और उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा उठाया। बहुत सारे थोक विक्रेताओं ने इससे मुनाफा कमाया, जिसमें 100 करोड़ रुपए की उन्होंने केजरीवाल को रिश्वत दी है। लेकिन वो रिश्वत कब दी, कहाँ दी, ये पता नहीं चल पाया। इसके अलावा करीब 45 करोड़ के आसपास पैसा हवाला के जरिए गोवा पहुंचाया गया, जो वहाँ आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा काम आया। ये सब आरोप हैं और ये सब चल रहा है। इस बीच में कई सारे जो ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं जो देखने वाले हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो अब आते हैं अपने समझाने के स्टाइल में। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। इस केंद्र शासित प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे भी जो भी काम केजरीवाल करते हैं वो करने से पहले और बाद में केंद्र सरकार की एक टांग उसमें जरूर अड़ी होती है। जैसे अभी मामला आ रहा है, केजरीवाल ने कई सारे अस्पताल बना दिए लेकिन उन अस्पतालों को वो चालू नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि अब संघर्ष शुरू हो गया। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो उन अस्पतालों में स्टाफ की भर्ती की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब बहुत सारे बड़े अस्पताल बने जिन अस्पतालों के ज़रिए दिल्ली को फ़ायदा होना था। एक नीति बनाई सरकार ने, वो नीति भी बनी तो जाहिर बात है सरकार की मर्जी से बनी, लेकिन अब उसमें जो स्टाफ है उसकी भर्ती करने के लिए वो पैसे नहीं दे रहे हैं। अब ये विवाद नया खड़ा हो गया। कुछ दिनों में आप सड़कों पे संघर्ष देखेंगे इसको देख के। इसी तरह से जब ये जो एक्साइज पॉलिसी बनी, इस पॉलिसी को भी ऐसा नहीं था कि केजरीवाल ने शाम को उठ के सिसोदिया को बोला वो पॉलिसी बना दो और सिसोदिया ने पॉलिसी बना दी हो। ऐसा नहीं होता है। सरकार में जो कुछ होता है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, उसके हिसाब से होता है। कुछ तरीके हैं कि भैया ये करना पड़ेगा, इसके बाद फाइल यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, वगैरह वगैरह। तो जो तरीके हैं उस तरीके में कोई भी पॉलिसी पास होती है तो बहुत सारे स्तरों से गुजरती है। पहले एक पॉलिसी का ड्राफ्ट बनता है, फिर उस ड्राफ्ट को कैबिनेट में पास कराया जाता है। उसके बाद में उससे पहले कैबिनेट, दिल्ली में तो ये भी प्रोविजन है कि कैबिनेट में पास होने से पहले एलजी के पास जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार का आदमी होता है और हमेशा धान बोना, चरस बोना, जो कुछ भी कहो केजरीवाल के मामले में तो वो बो ही रहते हैं, कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। तो जो पिछले बार जो इनसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, तो अनिल बैजल साहब जो हैं वो उस वक्त एलजी थे जब ये पॉलिसी बन रही थी। तो ये पॉलिसी जब बन रही थी तो इसको अनिल बैजल ने कई बार लौटाया कि भाई इसमें ये कमी है, इसको दूर कर लीजिए, इसमें वो कमी है, इसको दूर कर लीजिए, ऐसे करके लौटा देते थे। और उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। उन सारे ऑब्जेक्शंस को अकोमोडेट करके ये पॉलिसी फाइनल हुई है। तो आज सीबीआई जो लॉजिक दे रही है कोर्ट पे जाके कि केजरीवाल बाहर जाएंगे जमानत लेके तो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सारी यही मास्टरमाइंड है, यही सारी पॉलिसी बनाते थे, इन्हीं की चलती थी, वगैरह वगैरह।
तो उसमें वो सवाल सामने आ जाएगा कि भैया आपके एलजी साहब ने तो कई बार फाइल लौटाई थी। और याद कीजिए उस दौरान जब ये हुआ था तो मनीष सिसोदिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि एलजी के पास से कई बार फाइल लौटाई गई है और एलजी इस निर्णय की प्रक्रिया में शामिल हैं। एलजी कौन? अनिल बैजल, पुराने वाले। उसके बाद एलजी ने कुछ जवाब दिया, फिर मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी ने पूरी तरह से एक्साइज पॉलिसी को परमिशन दे दी थी और जो एक्सचेकर को घाटा हुआ है, यानी सरकार को जो घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है इस पॉलिसी के कारण, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका एलजी की है। बोले क्या भूमिका एलजी की है? बोले एलजी की ये भूमिका है कि एलजी ने अपनी पूरी परमिशन दे दी, उसके बाद पॉलिसी आ गई तो उन्होंने उसके बाद में केंद्र सरकार से कुछ उनको मिला निर्देश और उन्होंने कहा भी इसमें अड़ंगे लगाओ, तो उन्हें 2 अड़ंगे वाले आदेश और दे दिए। उस आदेश में उन्होंने ये कर दिया कि जो आप शराब की दुकान खोलेंगे उसमें आपको डीडीए से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, दिल्ली विकास प्राधिकरण से, नगर निगम से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इन दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी थी, मतलब डीडीए केंद्र सरकार का है और नगर निगम में बीजेपी होती थी। तो अब इस अड़ंगे के कारण कई जगहों पे दुकानें, ठेके खुल ही नहीं पाए क्योंकि परमिशन वगैरह, तो इससे बहुत सारा नुकसान हुआ, ये सिसोदिया साहब का कहना है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि जो अदालतों से कई जगहों पे जब अदालतों ने खुद स्टे कर दिया कि भाई इस जगह पे ठेका नहीं खुलेगा, उस जगह ठेका नहीं खुलेगा और ठेकेदारों को मुआवजा दिया जाए, तो वो खर्चा दिया तो उससे भी नुकसान हुआ। तो कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है उस तस्वीर में एलजी साहब घाटे के लिए भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं और जो नीति बनी है उसके लिए भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। जो मोटा मोटा हिसाब है उसके हिसाब से 15 आदमी हैं एलजी समेत जिन्होंने उस पॉलिसी पेपर पर दस्तखत किए थे, जिनके दस्तखत से वो पॉलिसी पास हुई थी। 150 के करीब अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो अब अगर केजरीवाल को आप कहोगे कि अकेले को फिक्स करते हैं, मास्टरमाइंड है, इसको जेल में डालेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि भाई बाकी लोगों को क्यों नहीं? इस पॉलिसी में ऐसा क्या था जहां पे केजरीवाल ने वीटो पावर लगाया, जहां पे केजरीवाल ने अपनी तरफ से उसको पूरा रोक दिया, या केजरीवाल की ही चली, एलजी की नहीं चली? ऐसी चीज या तो सामने लाओ, और अगर ऐसी चीज आप सामने नहीं लाओगे तो क्या होगा? तो ये चीज साबित होगी कि भाई अगर गड़बड़ हुई है तो सबने की है, एक आदमी का नाम कैसे लगा रहे हो? तो ये जो चीज है, इसके साथ ही जैसे ही एलजी लपेटे में आते हैं, केंद्र सरकार अपने ही आप लपेटे में आ जाती है, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी वो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे उस समय, मोदी जी, अमित शाह, ये सब लोग दिल्ली को सीधे सीधे अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो इनके कोई भी अगर पॉलिसी आ रही है उसमें एलजी के अड़ंगे आ रहे हैं और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अगर एलजी कोई बिल बन रहा है, पॉलिसी बन रही है और उसको वापस भेजता है कि भैया इसको बदल के दो या इसमें ये कमी है, तो ऐसा नहीं होता कि वो कहते भाई इसको बदल के ले आओ ना, उनके दफ्तर से लिख के आता है, बाकायदा खुद एलजी लिख के देते हैं कि इस पॉलिसी में ये चीज़ें गड़बड़ है, इनको ठीक करिए। तो अनिल बैजल इस मामले में सीधे सीधे फंसते दिख रहे हैं। जैसे ही अभी तो सीबीआई ने क्या किया कि इस मामले का पिटारा खोल के केजरीवाल को जमानत ना मिल जाए और केजरीवाल बाहर ना आ जाए, सीबीआई ने इसके ऊपर झट से कि चूंकि जमानत मिल गई थी और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन अब जब मामला ऐसा कर दिया है तो फिर इस किताब के छिलके खुलेंगे, अंदर से कहानियां निकलेंगी, उन कहानियों में एलजी भी होंगे। और क्या बड़ी बात है कि एलजी और इन अधिकारियों के बीच में से कोई कहीं से किसी तरह से किसी का नाम ले दे, बड़े आदमी का, दिल्ली में बैठे हो, केंद्र सरकार के आदमी के, दिल्ली में तो सभी बैठे हैं, तो क्या होगा? क्या ये लोग फंस जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल अब एनालिसिस में सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये केस सीधा नहीं है। अभी मामला ये है कि अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि ये पॉलिसी है क्या। जो दावा उस समय किया गया इस पॉलिसी की खूबियां बताते हुए, उसके हिसाब से दिल्ली में ऐसी ऐसी जगह थी, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जैसे मयूर विहार में एक मॉल था, उसके अंदर 5, 7, 10 शराब की दुकानें थी, वहाँ शराब की ही दुकानें थी और उसके अंदर बार भी थे। तो एक तरफ तो ऐसे इलाके थे जहाँ 5-5, 7-7, 10-10 दुकानें थीं, और एक तरफ ऐसे इलाके थे जहाँ किलोमीटरों दूर चले जाइए आपको शराब की दुकान नहीं मिलेगी। इन लोगों ने ये कहा कि इसको बराबर बराबर दूरी पे कर दो, ताकि
शराब जो है वो सबको उपलब्ध हो जाए। उपलब्ध होने से इनको क्या फ़ायदा हुआ? उपलब्ध होने से फ़ायदा ये होगा कि जहाँ 50-50 किलोमीटर दूर तक दुकानें नहीं हैं, कुछ बाहरी दिल्ली के इलाके थे, उत्तरी दिल्ली के इलाके जो बताए गए थे उस समय, वहाँ पे फिर शराब जो है बूटलेगर्स जो होते हैं, शराब के तस्कर होते हैं, लोग उनके ज़रिए ख़रीदते हैं। अगर शराब की दुकान आपसे 25 किलोमीटर दूर है या 20 किलोमीटर दूर है या 15 ही किलोमीटर दूर है, तो फिर क्या होगा? आदमी वहाँ भेजने की जगह एक आदमी को फ़ोन करता है जो अपने गाड़ी की स्कूटर की डिक्की में शराब रखे घूम रहा होता है और वो आपको पहुँचा देता है। तो इससे शराब की कालाबाजारी हो रही थी। और दूसरी चीज़ ये भी हो रही थी कि ये शराब जो है इसको पीने से बहुत सारे लोग, जाहिर बात है नकली शराब ये सब चीज़ों के लिए गुंजाइश बढ़ जाती थी। तो ये बताकर ये पॉलिसी लाई गई थी। अब ये पॉलिसी आई तो इसके साथ में एक और चीज़ आई कि भाई पहले भी प्राइवेट ठेकेदार होते थे, लेकिन दिल्ली में प्राइवेट ठेकेदारों के साथ साथ एक सिस्टम ये भी था कि आप जो है, अभी कांग्रेस की जब सरकार थी, जब अजय माकन थे आबकारी मंत्री, तब तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब बिकेगी, रात को भी शराब बिकेगी। तो उस नियम के तहत लोगों ने क्या किया कि डिपार्टमेंटल स्टोर लिखा दुकान का नाम और वहाँ पर शराब की बेचनी शुरू कर दी। बोले बाकी चीज़ रखेंगे नहीं, हम डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, शराब बेचेंगे। ऐसी शराब की दुकानें बहुत सारी खुल गई। तो उस पूरे सीन को बदलने के लिए, अच्छा दूसरा क्या है कि दिल्ली में इसके अलावा जो है वो सरकार अपने कॉरपोरेशन को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है या दूसरे इस तरह के कॉरपोरेशंस को शराब के ठेके दे देता था, फूड कॉरपोरेशन को, कि भैया आप अपने ठेके बेचो, उससे सामान बेचो। इन्होंने जो नई पॉलिसी में किया वो ये किया कि सरकारी एजेंसियों के ठेके ख़त्म कर दिए और कहा कि भाई जैसे बाकी स्टेट्स में होती हैं दुकानें, प्राइवेट दुकानें वो खोलेंगी। तो उसका एक वो भी इन्होंने किया इस पॉलिसी में। इसके अलावा इस पॉलिसी से जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई बीजेपी को वो क्या हुई इसको समझिए। ये किस्सा तो बाद में आया। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है और छोटा सा राज्य होने के कारण ये आसपास से दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है। एक तरफ हरियाणा है इसके, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली में क्या हुआ कि ये पॉलिसी आने से जब प्राइवेट ठेकेदार आए तो ठेकेदारों को ये छूट मिली कि वो बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने दुकानें शराब पे स्कीम देनी शुरू कर दी, एक के साथ एक फ्री। कई इलाके दिल्ली के ऐसे थे जहां पर एक के साथ एक फ्री तो शराब दे ही रहे थे। और वहां से 1 किलोमीटर दूर नोएडा है, नोएडा में जो शराब की बोतल 2000 रुपए की है वो शराब की बोतल दिल्ली में 1000 रुपए की थी। और उस 1000 रुपए में भी एक के साथ एक फ्री था, यानी दिल्ली में 450 रुपए में और वहां 1000 रुपए में। तो जो लिकर लॉबी थी हरियाणा की और यूपी की, हरियाणा में शराब पहले दिल्ली से सस्ती होती थी, इनको थोड़ा सा तकलीफ हुई और इससे ज़्यादा तकलीफ इन राज्यों की सरकार को हुई, क्योंकि ये दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, ये घनी आबादी के इलाके हैं, सोनीपत हो। तो इन घनी आबादी के इलाकों में आपको ज़्यादा लोग रहते हैं तो शराब की खपत भी ज़्यादा है। खाते पीते लोग भी रहते हैं जो महंगी शराब खरीद सकते हैं। तो यहाँ शराब का कंजम्पशन ज़्यादा होने के कारण इन राज्यों को रेवेन्यू भी बहुत आता है, कमाई भी बहुत होती है। गुड़गांव से भी खूब कमाई हरियाणा को होती रही है, फरीदाबाद से होती रही है, इधर नोएडा से और गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश को होती रही है। तो जो यहाँ के लोग बाहर जाते थे वो फ्लो उलट गया, सारे लोग वहाँ की जगह दिल्ली में शराब खरीदने के लिए आने लग गए। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार को और बाकी लोगों को बॉर्डर पे जांच का इंतजाम करना पड़ा कि कोई दिल्ली से शराब तो लेके नहीं आ रहा है। और ये भी अपने आप में केजरीवाल का जो मास्टर स्ट्रोक उस समय समझा गया कि ये यूपी का और हरियाणा का सारा शराब का रेवेन्यू यहाँ खींच लेंगे तो इनके पास तो बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर ये और अच्छे से सरकार चलाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो चीज़ है जिससे आपको मैंने अभी कहा कि बताता हूँ कि क्या थी लिकर पॉलिसी, उससे क्या फ़र्क पड़े। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कोई ठेका है, उस ठेके पे अगर कमाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हुई, वही लॉकडाउन लग गया, ये लग गया, तो इन्होंने क्या किया, उसकी जो टैक्स था उसका उस समय के लिए उसकी जो भी लाइसेंस फी थी वो कम कर दी या माफ़ कर दी। उसको लेकर भी इनके ऊपर आरोप लगे। तो कुल मिला के जो एक सीन बनता है वो ये बनता है कि ये जो शराब पॉलिसी है वो आपने समझी क्या है, किस नीयत से बनाई है, आपने ये भी समझा। और ये भी समझा कि अगर ये शराब पॉलिसी बनी है, अगर ये खिचड़ा बना है, तो इसमें दाल अगर किसी ने बीनी है तो तेल भी किसी ने डाला है,
तो किसी ने इसके अंदर जो है वो मसाले भी डाले हैं और किसी ने इसके अंदर आग भी जलाई है। तो ये अकेले केजरीवाल की खिचड़ी नहीं है, अकेले मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का काम नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे विभाग शामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ें जब आप लागू करते हैं तो आपको केंद्र सरकार से लगातार परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ तो चुनी हुई सरकार है, कैबिनेट है, विधानसभा है, वहाँ पे एक एलजी है, उस एलजी के ऊपर केंद्र का हाथ है उसके सिर पे। तो अब ये मामला, चूंकि अब ये लॉजिक आ चुका है कि इतने सारे लोग अगर इस पॉलिसी में शामिल हैं तो एक केजरीवाल जेल के अंदर क्यों, ये बताइए आप। अब हाईकोर्ट के सामने जब ये लॉजिक आया है तो हाईकोर्ट वैसे कुछ भी कर ले, हो सकता है कुछ लोगों की, कुछ जजेस की अलग अलग आरोप लगते रहते हैं, कुछ प्रतिबद्धताएं हो, कुछ हो सकता है। हालांकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कानून जो है वो सामने जो लिखा रखा जाता है उसके हिसाब से उसको फैसला करना पड़ता है। तो जब ये लॉजिक आएगा तब तो ये भी होगा कि नोटिस रिलीज करो एलजी साहब को कि उन्होंने इसको कैसे पास किया। तो जैसे ही एलजी साहब पकड़ में आते हैं, सबसे पहले शराब की पूरी नीति में ऊपर वाले भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये सवाल उठेगा कि एलजी साहब ने तो ये किया, लेकिन एलजी साहब क्या अकेले आदमी थे? एलजी साहब ने क्या ऊपर से सलाह ली? एलजी साहब अगर कुछ लागू करते हैं, पॉलिसी मैटर है, तो वो भी अकेले की मर्जी से नहीं कर सकते, उनको मंत्रालय से भी सलाह लेनी पड़ सकती है। कुछ चीज़ें केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उससे भी सलाह ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं संविधान के हिसाब से और एनसीटी ऑफ दिल्ली के कानून के हिसाब से। इसलिए हमारे जो एलजी साहब हैं वो इससे बच नहीं सकते हैं और वो सारे अधिकारी नहीं बच सकते। उस चीफ सेक्रेटरी को छोड़ दीजिए जिसने शराब पॉलिसी के अंदर बैठ के बहुत सारी कमियां निकाल के और उसको घोटाला बता दिया, वो आदमी तो बच जाएगा। इसके अलावा जितने अधिकारी इसमें शामिल थे, जो इसके ड्राफ्ट में शामिल थे, जिन्होंने इसको क्योंकि हर व्यक्ति, देखिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, उस व्यक्ति को भारत में संविधान के हिसाब से काम करना होता है। ये नहीं है कि ऊपर का ऑर्डर आया था वो सब मना कैसे करते ना। आपको ऊपर का ऑर्डर अगर आ रहा है कि भैया आप प्रधानमंत्री जी को थप्पड़ मार दो, तो आप मार नहीं दोगे, आपको काम कानून के दायरे में ही करना है। तो अगर ये पॉलिसी बनाने में अधिकारियों ने, जो 150 लोग शामिल थे इसमें, 50 लोग खास तौर पे शामिल थे, 15 लोग जिन्होंने इस पे दस्तखत किए हैं, उन सब लोगों को आप जिम्मेदारी से बरी कैसे कर सकते हो? अभी तक तो ठंडे बस्ते में मामला चला गया था। केजरीवाल एंड कंपनी का भी फोकस पूरा का पूरा ईडी के केस पे था और ईडी से उनको मिल गई जमानत। लेकिन सीबीआई अगर लिकर पॉलिसी की जांच कर रही है तो सीबीआई सिलेक्टिव नहीं हो सकती। ये सीबीआई के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मामला फंस गया है। उम्मीद करता हूं सरल तरीके से आप ये पूरी तकनीकी चीज़ समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि किस तरह चीज़ें केंद्र सरकार तक पहुंच रही हैं। नमस्कार, जय हिंद।